Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 20 अगस्त 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सूरीनेम को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। हमारे कावेरी बेसिन वाले रीजन में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज लोकेटेड हैं। 4 एरियाज़ के नाम भी दिए गए हैं। नंबर 1 नागरहोल नेशनल पार्क, नंबर 2 पपीकुंडा नेशनल पार्क, नंबर 3 सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नंबर 4 वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन चारों एरियाज़ में से कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो कावेरी बेसिन में लोकेटेड हैं। नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर A 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर B 3 and 4 ओनली, ऑप्शन नंबर C 1 3 and 4 ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर D चारों के चारों हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों पिछले 3 से 4 दिनों में आपने इस न्यूज़ आर्टिकल को बहुत ही ज़्यादा चर्चा में देखा होगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन UPSC ने 2018 में डायरेक्टली 3D प्रिंटिंग को लेकर सवाल पूछा हुआ है। आप चाहो तो प्रीलिम्स का जो पेपर है प्रीवियस ईयर का वो चेक कर सकते हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी हुआ क्या है, हमारे देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को खोला गया है बेंगलुरु के अंदर में। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, यानी टेक्नोलॉजी के मामले में धीरे धीरे इंडिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता चले जा रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर आप समझ पाओगे ये 3D प्रिंटिंग पूरा का पूरा ऑप्शन क्या है या पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, तब आपको यहाँ पे पता चलेगा कि एग्जैक्टली इससे कोई भी कंट्री कितनी तेज़ी से आगे की साइड में बढ़ सकती है, आगे और डेवलप हो सकती है। कई सारी अलग अलग कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल नेदरलैंड के अंदर में भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया और बताया जाता है कि सक्सेसफुली वो वहाँ पे लागू हो चुकी है। अब हम समझते हैं इसके बारे में। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं। हमारे यहाँ पर यानी इंडिया के अंदर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। ऑलरेडी कई सारी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, लेकिन ये देश की पहली गवर्नमेंट बिल्डिंग, ध्यान रखना, पहला देश का सरकारी ऑफिस, जिसी वजह से यहाँ पे पोस्ट ऑफिस ही बोला गया है। तो देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो अभी बनाया गया है ना, उसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। और इससे पता चलेगा कि आने वाले समय पर और भी बहुत सारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हमें बनानी होंगी, सरकारी बिल्डिंग्स अलग अलग जगह पे तैयार करनी होगी, वो हम इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार कर सकेंगे। वैसे इस बिल्डिंग को बनाने में 6 से 8 महीने लगते, लेकिन हुआ क्या, केवल इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से 43 दिन में 43 डेज़ के अंदर अंदर ये पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई, ये ऑफिस तैयार हो गया। तो आप समझ पाओगे हाँ ये किस लेवल की टेक्नोलॉजी है। एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सारे सोर्सेज दिखा देता हूँ। सभी जगह पर इसकी चर्चा हो रही है, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, इवन चाहे वो द हिंदू हो, यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, ये आप आर्टिकल देख पाओगे। इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज नाउ ओपन फॉर बिजनेस इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में यहाँ पर ये ओपन हुआ है। पहली चीज़ तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जो वनडे एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे ओपन हुआ है, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो उसका उत्तर होगा बेंगलुरु। अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी के मामले में, ये टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या। दोस्तों आपको बता दूँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इस पोस्ट ऑफिस को तैयार करने में केवल 43 दिन लगे हैं, केवल 43 डेज़। और इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने वाली कंपनी कौन सी है, उन कंपनी को सैल्यूट है। एक का नाम है लार्सन एंड टूब्रो, आपने कई बार नाम सुना होगा। लार्सन एंड टूब्रो ने IIT मद्रास के साथ में कोलैबोरेशन करने के बाद में ये जो पोस्ट ऑफिस है इसको यहाँ पे तैयार किया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इस पर्टिकुलर 3D प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। इसमें प्रोसेस क्या होता है, देखो
ये पूरा जो पोस्ट ऑफिस तैयार किया गया है, जो आपको दिख रहा होगा एग्जैक्ट, अगर मैं फोटो दिखाऊं तो इस प्रकार से आपको ये पोस्ट ऑफिस नजर आएगा। ये लगभग 1021 स्क्वायर फीट के एरिया में इसको तैयार किया गया है। पहले ना इसका एक कह सकते हो प्रिंटिंग तैयार किया गया, एक इसका मॉडल तैयार किया गया, फिर उसके बाद मशीन ने यहाँ पर इसको बनाया है। अब आप कहोगे अभी भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्रैक हो रहा है, समझ में क्लियर नहीं आ रहा है। देखो समझने के लिए सबसे पहले ये वाला फोटो आप देख सकते हो, ठीक है। अभी क्या यहाँ पे हार्ट एक बनाया जा रहा है, प्लास्टिक का हार्ट बनाया जा रहा है। तो एक हार्ट का मॉडल तैयार किया हुआ कंप्यूटर के अंदर में। मॉडल तैयार करने के बाद में ये जो मशीन है, ये प्रिंटिंग मशीन जो है, इसको 3D फॉर्म में लेयर्स के ऊपर लेयर्स, लेयर्स के ऊपर लेयर्स चढ़ा के उसने एक 3D फॉर्म में तैयार कर दिया। आप इसको आराम से यहाँ पर देख सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। तो एक यहाँ पे 3D फॉर्म में इन्होंने हार्ट बना दिया। इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी से जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे एक कप बना दिया, ऐसे कुछ भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आजकल बहुत सारे स्टैचूज़ बन रहे हैं और कई सारी चीज़ें बन रही हैं, वो सब यहाँ पर इस 3D प्रिंटर के माध्यम से बन रही हैं। एक मॉडल आपने तैयार करना है कंप्यूटर के अंदर में, मॉडल तैयार करने के बाद में ये प्रिंटर का काम होगा उस मॉडल को रियलिटी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की जो टेक्नोलॉजी है वो आजकल दुनिया भर में यूज़ हो रही है। यहाँ पर ऑटोमेटेड प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा, यानी एक रोबोटिक प्रिंटर होगा जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है। एक प्रिंटर होगा जो कि ऑटोमेटिक वाला प्रोसेस यूज़ करेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर लेयर्स के ऊपर लेयर्स चढ़ाएगा। ये लेयर्स किसी भी चीज़ की हो सकती है, फॉर एग्जांपल जैसे प्लास्टिक की लेयर है, लेकिन यहाँ पे जो हमने पोस्ट ऑफिस बनाया है उसमें कंक्रीट की लेयर चढ़ाई गई है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, आप उसके माध्यम से बेहतरीन तरीके से क्लियर कर पाओगे। ये आप देखो, ये शुरुआती तौर पर है। ये जो एरिया है ना, ये आप पूरा पोस्ट ऑफिस जो दिख रहे हो, ये बन के तैयार हो गया। लेकिन जब ये बन रहा था और बनने की शुरुआत हुई थी, शुरुआत के बाद 11वें दिन पर यहाँ का कुछ सिनेरियो ऐसा दिखाई पड़ता था, ठीक है। ये आप लोग दोस्तों ऊपर देख पा रहे होंगे, ये हमने 3D प्रिंटर भी ऊपर लगा रखा है, ठीक है। ये प्रिंटर लगा रखा है और ये प्रिंटर ये देख पा रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं वॉल को बिछा रहा है, ये कंक्रीट की लेयर्स तैयार कर रहा है। एक के ऊपर एक लेयर्स तैयार करता चले जा रहा है, ऐसे घूम के आएगा ये और ऐसे लेयर चढ़ाता चले जाएगा, फिर ऐसे एक बार और घूम के आएगा, लेयर चढ़ाता चले जाएगा, लेयर चढ़ाते चढ़ाते यहाँ पर ये ऊपर एक दीवार खड़ा कर देगा पूरा, ठीक है। तो ये इसको रियलिटी में मतलब पूरा एक मॉडल तैयार किया गया, मॉडल को कंप्यूटर में फिट किया गया। उसके अलावा यहाँ पर ये सारा काम हमने इस रोबोटिक वाले मशीन के ऊपर छोड़ दिया, ये इसको हकीकत में बना रहा है। और बोला जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये काफ़ी मजबूत होता है क्योंकि डायरेक्टली कंक्रीट का यूज़ हो रहा है और कंक्रीट का यूज़ होते होते इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत मजबूत होती है। यहाँ पे कोई जॉइंट वगैरह नहीं है दोस्तों, जैसा आप देख पाते हो जॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं है, प्रॉपर एक सीधी लेयर्स यहाँ पे तैयार की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है काफ़ी ड्यूरेबल होता है और कंस्ट्रक्शन भी जल्दी रेडी हो जाता है। अगर ये ऑफिस वैसे हमें मैनुअली तैयार करना होता लेबर्स को लगाकर, तो कम से कम 6 से 8 महीने लगते, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये केवल 43 दिन के अंदर पूरा ऑफिस तैयार हो चुका है। तो ये पूरा प्रोसेस आपने समझा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसका फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा यह है कि बोला जाता है कॉस्ट इफेक्टिव है। खैर अभी यहाँ पर ये जो पूरा पोस्ट ऑफिस तैयार हुआ है वो 23 लाख में तैयार हुआ है। 23 लाख कम नहीं होते हैं, 23 लाख बहुत हो गया, लेकिन फिर भी इसको कॉस्ट इफेक्टिव बताया जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हो, क्योंकि नई नई कंपनियाँ, नई नई जो स्टार्टअप है वो अभी तैयार हो चुके हैं। नई नई कंपनियाँ क्या कर रही हैं, इस पर्टिकुलर फील्ड में उतर चुकी हैं और उन कंपनियों ने दावा किया है कि हम बिल्कुल जो आप नॉर्मल तरीके से जब आप पूरा लेबर लगा के ईंट पत्थर मंगा के जब मकान बनवाते हो ना, उससे आधे दाम में, यानी कि उससे 30 से 40% कम कॉस्ट के अंदर यहाँ पे वो एक मकान तैयार करके दे देंगे। ऐसी कंपनियाँ उतर रही हैं मार्केट के अंदर में, समझ गए। तो यहाँ पर ये कॉस्ट इफेक्टिव बताया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी में हम लोग अभी धीरे धीरे काफ़ी सारी जो मशीन्स है, वैसे टेक्नोलॉजी बाहर की है लेकिन धीरे धीरे मशीन्स जो है इंडिया ने डेवलप करनी स्टार्ट की, रोबोट्स यहाँ पे डेवलप करने स्टार्ट किए, तो धीरे धीरे हम इसमें कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर भी बनते हुए चले जा रहे हैं। अब इसके फीचर्स अलग अलग है, फीचर्स भी सुनो। सबसे पहला फीचर यहाँ पर है, इसमें कोई जॉइंट नहीं होता। जब ये एक कंस्ट्रक्शन कर देता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो स्ट्रक्चर में आप देखोगे कहीं पर भी जॉइंट नहीं है, एक मजबूती बढ़िया होती है। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, जो ये 3D प्रिंटिंग वाला है यहाँ पे ये बहुत अच्छे से कर्व फेसेस को बनाया सकता है। जैसे अगर हमें यहाँ पे ईंट से बनाना होता तो इतना प्यारा कर्व नहीं बन पाता, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर इस 3D प्रिंटर से बन सकती है। एक बढ़िया सा कर्व यहाँ पर ये तैयार कर सकता है, समझ गए। फिर उसके बाद में नए नए इनोवेशंस ये कर सकता है क्योंकि मशीन्स के माध्यम से कर रहे हैं, प्लस टाइमलाइन कम हो सकता है। जैसे मैंने बोला जितने समय पर बनता है नॉर्मल तरीके से, उससे कई गुना कम दिनों में यहाँ पर ये घर तैयार हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर 3D प्रिंटिंग की। 3D प्रिंटिंग को हम लोग दोस्तों एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को तैयार करते हैं लेयर के ऊपर लेयर चढ़ाकर,
और वो किसी चीज़ की भी लेयर हो सकती है। ये टेक्नोलॉजी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लो, चाहे वो एरोस्पेस की बात कर लो, हेल्थ केयर सेक्टर में, फैशन सेक्टर में, हर जगह पर इसका यूज़ हो रहा है। फैशन सेक्टर में मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में इसका यूज़ किया जा रहा है। अब प्रिंटिंग का प्रोसेस होता कैसे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रिंटिंग करते कैसे। पहला काम, नंबर 1 स्टेप, आपने एक मॉडल तैयार करना होगा। जैसे अभी पोस्ट ऑफिस तैयार किया गया तो उसका पहले मॉडल तैयार किया गया होगा, कंप्यूटर का यूज़ करके, डिज़ाइन का यूज़ करके, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके यहाँ पर एक मॉडल तैयार किया गया। उस डिज़ाइन को बाद में यहाँ पे कह सकते हो अलग अलग लेयर्स के अंदर में डिवाइड किया गया, और फिर उसके बाद में ये सारे इंस्ट्रक्शंस प्रिंटर को दिए गए। ये प्रिंटर ने, जो 3D प्रिंटर है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और जैसा मॉडल बनाया है लेयर वाइज, उस तरीके से यहाँ पर लेयर के ऊपर लेयर चढ़ाकर वो एक पूरे मॉडल, पूरा स्ट्रक्चर को तैयार कर सकता है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। जैसे एक होता है फ्यूज डिपॉजिट मॉडलिंग, FDM बोलते हैं उसको। ये एक सबसे पॉपुलर मेथड है। इसमें यहाँ पे कह सकते हो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक्स का भी यूज़ होता है। कई सारी जगह पर कंक्रीट में प्लास्टिक मिला जाती है, कई सारी जगह पर केवल कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। समझ गए? ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा 3D प्रिंटिंग का। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, और कोई भी कभी भी आपसे पूछेगा तो आप आराम से उसको भी समझा दोगे कि हाँ आखिरकार 3D प्रिंटिंग क्या होती है। क्लियर? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। क्वेश्चन ये है कि एग्जामिनेशन में भाई पूछा जा सकता है इसके बारे में, तब क्या करेंगे हम? तो एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा तो परेशान नहीं होना है, आपको मैंने सारा डेटा लिखित में यानी रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे यूज़ की जाती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको समझाया। वो सब आपको लिखित फॉर्म में भी यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। इस आर्टिकल को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ खास नहीं है। पहले खास आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, ये वाला आर्टिकल। इस आर्टिकल को GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिंक करेंगे। क्या बात की जा रही है? आपने रैप्टर्स के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज आपको मैं बताऊंगा। रैप्टर बेसिकली चिड़ियों की वो प्रजाति है जो कि शिकार करती है, ठीक है, दूसरे जानवरों को खाने का काम करती है। अभी क्या है, आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा ये वाला। इस फोटो में ये दिख रहा है कि जो टावर होता है ना, हमारा नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन वाला टावर होता है, जगह जगह पे जो बना होता है, उस टावर के ऊपर एक घोंसला बना हुआ है। और ये घोंसला किसी मामूली चिड़िया का नहीं है, ये घोंसला है गिद्ध का। सॉरी, गिद्ध तो वल्चर होती है, ये ईगल है, ये चील का घोंसला है। और ये जो चील आपको दिख रही है ना, इसका नाम है व्हाइट बिलाइट सी ईगल। तो इसने पावर लाइन टावर के ऊपर अपना ये घोंसला बनाया। तमिलनाडु के अंदर में ये घोंसला है और इसका फ़ोटो आज के समय पर इस न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल में दिया गया। बोला जा रहा है कि ये थोड़ा खतरनाक है, इस प्रकार से घोंसला बनाना टावर के ऊपर में ये खतरनाक है। अब ये खतरनाक सिचुएशन ऐसा बन क्यों रहा है? बन ये इसलिए रहा है क्योंकि पेड़ों पर जगह नहीं है इनके लिए। जंगलों के अंदर लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वाले सिनेरियोज़ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये चील है, इनके लिए थोड़ा सा बढ़िया पॉइंट भी है। बढ़िया पॉइंट क्यों है कि जैसे अगर आप ये वाला टावर देखोगे ना, तो ये समुद्र से 2 किलोमीटर दूरी पर है। तमिलनाडु के अंदर में यहाँ पे सपोज आप कह सकते हो इधर की साइड में समुद्र है, समुद्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह टावर, और इस टावर पर ऊंचाई पर इन्होंने अपना घोंसला बना दिया। क्योंकि आपको पता है चील की जो नज़रें होती हैं, जो आँख होती है, वो बहुत ही शार्प होती है। ये दूर से आप कह सकते हो अपने शिकार को देख सकते हैं। तो यहाँ पर बैठे बैठे ये समुद्र के ऊपर अपना शिकार देख सकते हैं और सीधा यहाँ पर वो चील जो है उसके ऊपर अटैक कर सकती है। समझ गए? तो इसलिए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, बेनिफिशियल पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है। ये आपको समझ में आया। लेकिन बोला जा रहा है कि जो रैप्टर की स्पीशीज़ हैं वो पिछले कुछ समय में बहुत परेशानियाँ फेस की हैं। अब पहले भी दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि रैप्टर स्पीशीज़ होती क्या हैं। देखो, रैप्टर बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी बर्ड है जो कि यहाँ पर डायरेक्टली दूसरे मीट को खाने का काम करे, दूसरे जानवरों को खाने का काम करे, जिसको हम बर्ड ऑफ प्रे भी बोलते हैं। बर्ड ऑफ प्रे का मतलब है एक कार्निवोर, एक मांसाहारी यहाँ पर चिड़िया, मीट ईटर, जिसका मेन काम है यहाँ पर मीट खाना। और जो हमारे मैमल्स हैं उनको ये मार देते हैं, उनको खाते हैं। रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, चूहे वगैरह हो गए, इनको मार के खाने का काम करते हैं। प्लस जो दूसरी छोटी चिड़ियाँ होती हैं उनको मार के खाने का काम करते हैं ये रैप्टर। तो रैप्टर यहाँ पे बर्ड ऑफ प्रे है। क्या होता है ये आप समझ गए। जितने भी रैप्टर्स होते हैं ना, रैप्टर्स में यहाँ पे हमारी चील हो गई, गिद्ध हो गए, ये है ना, ईगल, वर्चर्स, ऐसे और भी बहुत सारी स्पीशीज़ है जो बहुत डेंजरस स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की। तो इनकी जो चोंच होती है वो काफ़ी नुकीली होती है, शार्प होती है, इनकी आंखें बहुत तेज़ होती हैं, इनकी जो डाइट होती है वो प्रॉपर कार्निवोरस डाइट होती है, इनको मीट चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये है यहाँ पर रैप्टर की स्पीशी। हालांकि इनका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर सीड डिस्पर्सल में काफ़ी मदद करती हैं, यानी एक पेड़ पर बैठे वहाँ पे फल खाया या कुछ भी खाया, ठीक है, वहाँ से क्या हुआ, सीड जो है इनके शरीर पे लगा, बीज जो है उसका लगा वहाँ पे इनके शरीर पे, और
वो उड़कर कहीं 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 और पे गई उड़कर, तो जब कहीं और पे गई तो उसके शरीर से जो बीज उसके शरीर पे चिपक गया था वो छूट के नीचे गिर गया, वो यहाँ पर ज़मीन में चला गया। उससे क्या होगा, वहाँ पे उस एरिया में जहाँ पे बीज लगा है वो जर्मिनेट हो जाएगा, वहाँ पे पेड़ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सीड डिस्पर्सल भी हमें देखने को मिल जाता है। उसके अलावा सीड डिस्पर्सल अलग अलग तरीके से भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। इस मैंने आपको बहुत ही नॉर्मल तरीका बताया है। प्लस यहाँ पे इन बर्ड्स की इसलिए भी ज़रूरत है ताकि ये फूड चेन को मेंटेन करके रख सकें। आपको पता है ना, फूड चेन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास में छोटी छोटी नॉर्मल चिड़ियाँ हैं जो कि नॉर्मली पेड़ पौधे खाने का काम करेंगी, ठीक है, वो हर्बीवोर हैं। अब इनको खाने का काम यहाँ पे कार्निवोर वाली यानी रैप्टर स्पीशीज़ करती हैं, ताकि यहाँ पे जो नीचे वाली जो नॉर्मल चिड़ियाँ हैं उनका पॉपुलेशन को मेंटेन किया जा सके। समझ गए। तो एक नेचर का ही पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरा फूड चेन इस तरीके से यहाँ पे चलाते हैं। इस फूड चेन पर सबसे मेन ऊपर जो प्रीडेटर है ना बर्ड की स्पीशीज़ की कैटेगरी में, वो यहाँ पर ये बर्ड्स आती हैं, रैप्टर्स आते हैं, ठीक है। आज के समय पर पता है जो ये इन रैप्टर की स्पीशीज़ है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा रैप्टर की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इंडोनेशिया के बाद में कोलंबिया, देन इक्वाडोर, देन पेरू। ये 4 एरियाज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये रैप्टर की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अब रैप्टर में कौन कौन सी स्पीशीज़ हो सकती हैं, जैसे उल्लू, आउल हो गया, वल्चर, हॉक, फैल्कन, ईगल, काइट। उसके अलावा यहाँ पर ब्यूटस, देन उसके बाद में एक्सेप्टर्स, हैरियर्स, ऑस्प्रे। ये सारी की सारी यहाँ पर जो बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं ये एग्जाम्पल हैं रैप्टर्स का। पिछले कुछ समय पर ये रैप्टर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खतरे में देखने को मिले हैं। खतरों का कारण क्या है? पहला कारण है डिक्लोफेनेक। डिक्लोफेनेक के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है जब मैंने वल्चर के बारे में पढ़ाया था। डिक्लोफेनेक बेसिकली एक प्रकार की दवाई है। यह दवाई गाय भैंसों को दी जाती है जब गाय भैंसें बीमार होती हैं तो, ठीक है, उनके अंदर सूजन हो जाती है तो उसके लिए यहाँ पर ये दवाई दी जाती है। अब क्या होता है, कई बार ये दवाई देने के बावजूद भी उन गाय भैंसों की जान नहीं बच पाती। तो जब नई जान नहीं बच पाती तो उनकी डेड बॉडीज़ जब यहाँ पे बाहर एनवायरनमेंट में डाल दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो वल्चर है वो उन डेड बॉडीज़ को खाने का काम करती है। और क्योंकि यहाँ पे उस गाय भैंस को डिक्लोफेनेक नाम की दवाई दी गई है और वो वल्चर दूसरी ऊपर से आई, उस डेड बॉडी को खाने का काम की, और खाते खाते क्या हुआ, वो जो डिक्लोफेनेक है उस डेड बॉडी के अंदर में वो वल्चर के अंदर पहुँच जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये डिक्लोफेनेक है साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये कहीं ना कहीं वल्चर के डाइजेस्टिव सिस्टम को बर्बाद कर देता है। इससे कई सारे जो वल्चर्स हैं वो पिछले कुछ समय पर ख़त्म हुए हैं। तो डिक्लोफेनेक एक बहुत बड़ा यूज़ देखने को मिलेगा, समझ गए। यानी कुछ वल्चर की पॉपुलेशन, कुछ क्या 95% वल्चर की जो पॉपुलेशन है एशियन कंट्रीज़ में वो केवल डिक्लोफेनेक की वजह से ख़त्म हुई है, समझ गए। दूसरा जो कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर रैप्टर की स्पीशीज़ कम हो रही है वो है डिफॉरेस्टेशन, लगातार पेड़ों की कटाई करना। आपको फिलीपीन ईगल के बारे में पता होगा। फिलीपीन ईगल की जो पॉपुलेशन है ये एक समय पर बहुत ज़्यादा हुआ करती, दुनिया में सबसे ज़्यादा वैरायटी हुआ करती थी इस फिलीपीन ईगल की। लेकिन क्या हुआ, जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हुआ है, पेड़ों की कटाई हुई है, ये पिछले 10 सालों में पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और इवन आज इसको IUCN के अंदर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डालना पड़ा, यानी बहुत ही ज़्यादा खतरे में, कुछ ही नंबरों में यहाँ पर ये प्रजाति बची हुई है। दूसरा कारण। तीसरा है शूटिंग एंड पॉइजनिंग। कई बार यहाँ पर शूट किया जाता है। इवन अफ्रीका में यहाँ पे कह सकते हो वल्चर की जो पॉपुलेशन वो 95% से कम हो गई है रूरल एरियाज़ में, गांव वाले एरिया में पिछले 30 सालों के अंदर में। क्यों? कई बार यहाँ पे शूटिंग की जाती है ना। शूटिंग शौक होता है काफ़ी लोगों का, यार चिड़िया का शिकार करना, मारना। या फिर पॉइजनिंग वही कैसे, डिक्लोफेनेक का यूज़ करके, जैसे मैंने आपको बताया। एक और मेन रीज़न है वो है हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लगातार यहाँ पर जिस एरिया में रहते हैं, जंगल रहते हैं, वो जंगलों को ख़त्म करना, ये भी एक कारण है इनका ख़त्म होने के पीछे का, ठीक है। रैप्टर समझ गए, रैप्टर क्यों ख़त्म हो रहा है वो आप समझ गए, रैप्टर्स के एग्जाम्पल समझ गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर हमने स्पेशली वाइट बिलाइट सी ईगल के बारे में बात की है। तो डायरेक्टली यहाँ पे वाइट बिलाइट सी ईगल के बारे में, यानी इस वाली चील के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, जैसा इस साल आपने देखा होगा बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बने थे यार। यही था कि हम लोग काफ़ी डिटेल से नहीं चले, ये रीज़न था, समझ गए। तो वाइट बिलाइट सी ईगल के बारे में कुछ 4-5 पॉइंट्स है, इसको आप ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है हेलिएटस लेक्यूगेस्टर। तो एक रेसिडेंट रैप्टर है जो कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? एसिपेट्रेडे फैमिली को बिलोंग करता है। और ये जो ईगल है कहाँ पे पाई जाती है? अगर हम एरियाज़ वाइज इसको डिस्कस करें तो इंडिया के अंदर में मुंबई से लेकर जो बांग्लादेश का ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी। श्रीलंका में पाई जाती है। उसके अलावा साउथ ईस्टर्न एशिया के अंदर में, उसके अलावा साउथ सदर्न चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पर ये स्पीशीज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका IUCN स्टेटस क्या है दोस्तों। IUCN स्टेटस डायरेक्टली पूछा जाता है और ना केवल यूपीएससी, हर एक एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आजकल IUCN पूछने लगे हैं। तो ये जो ईगल आपको दिख रही है ना, वाइट ब्लाइट सी ईगल, इसका जो IUCN स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है। लीस्ट कंसर्न मतलब अच्छी खासी मात्रा में आज के समय पर इसकी जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास में अवेलेबल है। क्लियर हो गया, आगे आते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास में बढ़िया मौका है इस ग्रुप को ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप के अंदर में डेली बेसिस पे करंट नोट्स PDFs आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यानी कि जैसे अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, 3D प्रिंटेड वाला, दूसरा ईगल वाला, तो इन दोनों आर्टिकल में आपको पता होगा आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ में लास्ट में वीडियो के जो नीचे वाला इन्फॉर्मेशन था वो शेयर किया गया था, वहीं से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे। तो वो सारा डेटा आपको प्रिंटेबल फॉर्म के PDF में प्रोवाइड करवाया जाता है। PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में मिल जाता है। तो आपको कोई भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये नोट डाउन करना है, वो नोट डाउन करना है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर आप लोग केवल 499 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 499 का इन्वेस्टमेंट ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखना। कोई 6 महीने बाद, कोई 1 साल बाद कभी दोबारा आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। केवल 499 का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम के लिए आपको उस ग्रुप से ऐड किया जाएगा। और अगर आपको उस ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज करना, हाँ मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन होना है, आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको एक मैसेज शेयर किया जाएगा, उसमें पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा, इवन डेमो वीडियो का लिंक शेयर किया जाएगा। आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं पैसा सही जगह पर खर्च कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए डेमो वीडियो को देख सकते हो। डेमो वीडियो में क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे उस ग्रुप के अंदर में, वो सारे फ़ायदे, PDFs कैसी दिखाई पड़ती हैं, ग्रुप्स कैसे दिखाई पड़ते हैं, ग्रुप का कैसे आप यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर में शेयर की गई है। ठीक है, तो आप उन सब चीज़ों को अच्छे से देखने के बाद में, अपना डिसीजन लेने के बाद में इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी दोस्तों जो मैं बात हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को तैयार करने में। तो हम लोगों ने टारगेट रखते हैं डेली बेसिस पर 5000 लाइक्स का। आज भी ये टारगेट है, प्लीज़ आपने इसको अचीव करवाना है। अगर आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो तो इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, वहाँ पर जाकर दीपक यादव एजुकेशन लिखना, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। दोस्तों मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन जैसे मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि यार मेरी हेल्थ इश्यूज सही नहीं है, मतलब मेडिसिन चल रही है, उसके बावजूद भी थोड़ा इंप्रूवमेंट भी, मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है, इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है जैसे पहले हो जाता था। बट अभी यहाँ पर मेरे थ्रोट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, थ्रोट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। अभी मैं बोल रहा हूँ, दर्द भी बहुत है थ्रोट के अंदर में। आपको पता होगा पिछले 3-4 दिनों से जो साउंड है मेरा बदल चुका है, दोनों वीडियोज़ के अंदर आपने देखा होगा। पता नहीं क्या हो गया यार, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे। और आपको पता होना चाहिए मैं वीडियो ना बहुत बीच में रोक रोक के काम कर रहा हूँ। थोड़ा गर्म पानी ले लेके यहाँ पर थोड़ा गले को आराम दे के यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पर ये जो है हमारा वीडियो चल रहा है, ये जो हमारी कंसिस्टेंसी बनी वो कंसिस्टेंसी ख़राब ना हो। पहले भी यहाँ पर ये इशू है यार, मैं हमेशा मात खा रहा हूँ अपने सिर्फ थ्रोट के इन्फेक्शन की वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहती हैं। प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता है। जैसे तैसे यहाँ पर चल रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगा, फिर वापस अपना ट्रैक पर फास्ट तरीके से वीडियो अपलोड होंगे। ठीक है, अभी क्या होता है, 1 घंटे का वीडियो बनना है ना, तो इसको रिकॉर्ड करने में 2 घंटे लग जाते हैं। ज़रा से देर में यार मुझे यहाँ पे गले को आराम देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो पा रही है। अब जैसे यहाँ पे आज का वीडियो खैर मैंने लेट रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था, क्योंकि संडे में न्यूज़पेपर लेट आता है। 9 बजे मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, अभी यहाँ पर 40-50 मिनट हो पाए हैं, 40-50 मिनट हो चुके हैं, 9:41-42 हो रहे हैं और अभी केवल 23 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। बस यही प्रॉब्लम यार यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे यहाँ पर इंप्रूव कर लेंगे। आई होप आप मेरी इस प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे। काफ़ी लोग समझते हैं, काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी लोग समझते हैं सर ऐसे ही कर रहे हैं ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, मैं आपके साथ में कभी भी ऐसा नहीं करने वाला। मुझे पता है एक UPSC एस्पिरेंट के टाइम की वैल्यू क्या होती है, मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ। और कहीं ना कहीं वीडियो लेट हो रहे हैं तो उसके पीछे का ये एक मेन रीज़न है। खैर इसको जल्दी से ओवरकम करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है कि हमारी केंद्र सरकार ने अभी 40% की जो ड्यूटी है वो अनियन के एक्सपोर्ट के ऊपर पे इम्पोज कर दी है। अनियन का एक्सपोर्ट मतलब हम लोग बहुत सारा जो प्याज है वो अलग अलग देशों को भेजते हैं, उन देशों को पसंद है हमारा प्याज। रीज़न क्या है, हमारा प्याज में पंजेंसी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि तीखापन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। इस प्याज का क्वालिटी काफ़ी बढ़िया आपको इंडिया में देखने को मिलेगी प्याज की। इवन हमारी जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उन कॉमर्स मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो हमारा अभी ये साल चल रहा है, इस साल हम लोगों ने 9.75 लाख टन्स के आसपास जो ये अनियन है, जो ये प्याज है, ये बांग्लादेश, मलेशिया और UAE को एक्सपोर्ट कर दिया है। तो इंडिया सबसे बड़ा प्याज का एक्सपोर्टर भी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग एक्सपोर्ट लगातार कर ही रहे थे, इस साल दबा के एक्सपोर्ट हुआ है। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि इंडिया में खुद प्याज के दाम बढ़ने स्टार्ट हो गए।
अब प्याज के दाम बढ़ने स्टार्ट हो गए और हमें प्रॉब्लम यह है कि भाई कहीं शॉर्टेज ना हो जाए। अगर शॉर्टेज हो गया तो ये दाम और आसमान छू जाएंगे, जैसे टमाटर के बुरे हाल हो गए थे। ठीक है, खैर प्रॉब्लम अभी चल रही है फूड को लेकर। देखो फूड को लेकर नो डाउट इन्फ्लेशन हुआ है, इवन सब्जियों के जो दाम है वो बढ़े हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। जो वेजिटेबल है, जो एसेंशियल वेजिटेबल्स हैं, बहुत ज़रूरी है, जो लोग डेली खा रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं 5 रुपये इंक्रीज़ होते हुए नजर आए हैं। इवन सैटरडे में यानी कि कल के दिन मैं बात करूं, हमारे देश में जो प्याज का एवरेज प्राइस था वो 30 रुपीज़ पर केजी के आसपास था, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। जैसे यहाँ पे मणिपुर का एक एरिया है, वहाँ पे 63 पर केजी था, और मध्य प्रदेश का एक एरिया वहाँ पे 10 रुपये पर केजी था। तो यहाँ पर वो डिफ़र करता है अलग अलग फैक्टर्स की वजह से। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि दोस्तों अभी नेशनल जो एवरेज प्राइस है वो प्याज का ज़्यादा है, उसे हमें यहाँ पे कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए हम एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ ध्यान रखना, एक बात होती है रोक लगाना, पूरा ख़त्म करना, एक्सपोर्ट बैन कर दिया अब हम देंगे ही नहीं, नहीं वो काम नहीं किया है हमने। 40% की ड्यूटी लगा दी है, 40% की अलग से एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी है। भाई आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देकर लोगे, इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट थोड़ा सा कंट्रोल हो पाएगा। क्योंकि अब ज़्यादा दाम में, जैसे पहले लोग कम दाम में खरीद रहे थे, अलग अलग देश जो परचेस कर रहे थे, वो अब यहाँ पे उनको एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो वो इतना नहीं परचेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अनियन को हम यहाँ पे अपने देश में थोड़ा सा यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए 40% ड्यूटी अभी इस ऑनलाइन बोल रहा हूँ, अनियन एक्सपोर्ट के ऊपर में इम्पोज की गई है, लागू की गई है। समझ गए? इससे क्या होगा, अवेलेबिलिटी भारत के अंदर बढ़ेगी, और जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ेगी आपको ही पता है, क्योंकि जब डिमांड है अच्छी खासी प्याज की, अवेलेबिलिटी भी जब काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, तो इससे जो प्राइस हैं उसके वो थोड़े से कंट्रोल हो पाएंगे। इसके लिए सरकार का टारगेट है ढेर सारे प्याज को मार्केट में रिलीज़ करना, और एक्सपोर्ट हम करेंगे नहीं मतलब कि उसके ऊपर हमने ड्यूटी लगा दी। क्लियर हो गया? इतना बात समझ में आ गया कि मैटर क्या चल रहा है। अब एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आपको हमारे अनियन के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया में अनियन प्रोडक्शन को लेकर पूरा सिनेरियो क्या है, एग्जैक्टली भारत में कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर अनियन का प्रोडक्शन होता है। भाई बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये तो हमें पता भी होनी चाहिए। ठीक है, और एग्जाम के लिए भी रेलिवेंट है। आप देख पाओगे राइस को लेकर, वीट को लेकर हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन रहे हैं। जब बात करते हैं अनियन प्रोडक्शन की, तो पहली चीज़, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट अनियन ग्रोइंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। दुनिया में हम दूसरे नंबर पर आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं प्याज का। इंडियन अनियंस बहुत ही ज़्यादा फेमस है किस चीज़ के लिए, एक तो पूरे साल अवेलेबल होते हैं, पहला रीज़न। दूसरा, इनका तीखापन भी काफ़ी शानदार माना जाता है दूसरे अनियंस के कंपैरिजन में, तो इस वजह से इंडियन अनियन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। भारत के अंदर में जो मेजर अनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन अनियन का, इनका प्याज का प्रोडक्शन किया जाता है, तो उस स्टेट्स के नाम को पहले देखें तो सबसे पहले है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है अनियन का। इवन इन सभी स्टेट्स में अगर हमें टॉप का उठाना हो तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, 43% प्रोड्यूसिंग केवल महाराष्ट्र में होती है। फिर मध्य प्रदेश, जहाँ पर 16% प्रोडक्शन होता है। कर्नाटका एंड गुजरात, ये 9% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारे इस नेशनल प्रोडक्शन में। अब उसके बाद क्वेश्चन ये है, दुनिया भर में इंडियन अनियन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे साल 2021-22 में, साल 2021-22 में यार ये कितना है, 15,37,496 मैट्रिक टन के आसपास जो फ्रेश अनियन है वो हम लोगों ने दुनिया भर में बेचा है अलग अलग देशों को, जिससे हम लोगों ने 3,432 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा कमाया। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनियन कहाँ पे बेचा गया 2021-20 में, तो 2021 और 22 में सबसे ज़्यादा अनियन बेचा गया है बांग्लादेश को, मलेशिया, श्रीलंका, यूएई, उसके अलावा यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देन नेपाल, देन उसके बाद में इंडोनेशिया। समझ गए? अनियन एक टेम्परेट क्रॉप है, इसको आप ग्रो कर सकते हो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में, जैसे चाहे वो टेम्परेट क्लाइमेट हो, चाहे वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो, चाहे वो ट्रॉपिकल रीजन वाला क्लाइमेट हो, उससे बाहर वाला रीजन हो, सब जगह पर ये अनियन ग्रो कर सकता है। जो बेस्ट परफॉर्मेंस अनियन की आती है वो मतलब जो वेदर है वो नॉर्मल रहे, ना ज़्यादा ठंडा रहे, ना ज़्यादा गर्म रहे, ना ज़्यादा बारिश हो, एक नॉर्मल टेम्परेचर जो उसमें बढ़िया यहाँ पे अनियन ग्रो कर सकता है। और कौन सी मिट्टी में ग्रो करता है, तो इसमें कई सारी प्रकार की सॉइल हो सकती हैं, कह सकते हो सभी प्रकार की मिट्टी में अनियन ग्रो कर सकता है, चाहे वो सैंडी लोम हो, क्ले लोम हो, सिल्ट लोम हो, हैवी सॉइल्स हो, हर एक सॉइल में यहाँ पर ये ग्रो कर सकता है। इसकी एक खास बात आपको देखने को मिल जाती है। तो ये बात कर ली दोस्तों हमने अनियन प्रोडक्शन के बारे में। आओ आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नवाएंगे साइंस एंड टेक के ऊपर, और साइंस एंड टेक में आपको पता होगा भाई आज संडे है, तो संडे में जो हमारा न्यूज़पेपर होता है वो साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है।
साइंस एंड टेक पर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, केवल 2 आर्टिकल आपने पढ़ने हैं। ये एल्जीमर को लेकर बात करता है, वैसे हम कई बार एल्जीमर को लेकर डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जानेंगे हम लोग कि एल्जीमर का एक और सोल्यूशन क्या हो सकता है। दूसरा जो यहाँ पर आर्टिकल है ये आपको पता होगा डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम जी के बारे में। ये कई सारे आर्टिकल लिखते हैं, मतलब हर सेंटिमेंट का एक आर्टिकल आता ही आता है, ठीक है। तो इन्होंने हेल्थ को लेकर आर्टिकल लिखा है, खासकर शुगर को लेकर। शुगर इंडस्ट्री, एक ज़माने में किस तरीके से यहाँ पे लोगों से गुलामी करवा करवा के शुगर इंडस्ट्री को ग्रो किया गया, शुगर से क्या क्या हेल्थ हैज़ार्ड हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर राइटर ने समझाई हैं। और एक एक करके बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे राइटर है उनका कहना यहाँ पर यह है कि हमारे पास में एक बुक है, उस बुक के अंदर में कई सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। जो डॉक्टर के.टी. अचाया हैं, इन्होंने अपनी किताब इंडियन फूड के अंदर में कुछ हिस्ट्री बताई है शुगर केन की, यानी जो गन्ना है, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों जो चीनी है ना वो गन्ने से बनती है डायरेक्टली, सभी को पता है। और गन्ना जो है ये अगर हम देखें, इसका इतिहास देखें तो ये कहीं ना कहीं अथर्ववेदा के समय पर लगभग 900 BC के समय पर भी जो गन्ना है शुगर केन, इसका एग्जिस्टेंस हुआ करता था। और फिर जो चीनी है, रॉक शुगर है, गुड़, चीनी नहीं गुड़, गन्ना है, गन्ना कहाँ पर इसका एंशिएंट समय पर कितना पुराना यहाँ पर इसका इतिहास है वो मैंने आपको बताया। दूसरा जो गुड़ होता है, रॉक शुगर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये गुड़ का एग्जिस्टेंस 800 BC में भी हुआ करता था, तो ये इनका इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन जो अभी ये रिफाइंड वाली चीनी आती है, यानी कि ये सफ़ेद कलर की जो चीनी आप देख पाते हो, ये रिफाइंड शुगर कहलाती है। ये धीरे धीरे यहाँ पर अवेलेबल होनी स्टार्ट हुई है, ठीक है। और अब धीरे धीरे अवेलेबल होने के बाद आप देख पाओगे किस तरीके से यहाँ पे दुनिया भर में इस चीनी का कंजम्पशन होता है। लेकिन एक समय अगर आप इतिहास देखोगे तो इस चीनी को बनाने के पीछे काफ़ी लोगों का एक्सप्लॉइटेशन किया गया, एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन हुआ, रेसिज्म हुआ, लोगों से गुलामी करवाई गई, क्योंकि यहाँ पर ये जो व्यापार है इसको नाम दिया गया स्लेव ट्रेड। एक आर्टिकल है अ हिस्ट्री ऑफ शुगर, द फूड दैट नोबडी नीड्स बट एवरीवन क्रेव्स फॉर। एक आर्टिकल है जिसके अंदर यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि भाई एक जो चीनी है ना, एक ऐसी चीज़ है, या फिर कह सकते हो खाने में एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। भाई चीनी की ज़रूरत है क्या किसी को, या आपके बॉडी के न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरी कर रहा है? नहीं, चीनी में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। क्या न्यूट्रिशन दे रहा है वो? कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो ये फूड है इसकी ज़रूरत किसी को नहीं है, लेकिन क्रेविंग हर किसी को है। हर किसी को यहाँ पे क्रेविंग, भाई एक बार मुंह में लग जाए तो यहाँ पे ढेर सारा चाहिए मीठा हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया कि जो शुगर है कैसे इसको प्रोड्यूस किया गया मिडिल ईस्ट रीजन में। अंग्रेज़ों के समय पर जो एक कॉलोनियल टाइम्स चल रहा था, उस समय पर जो लोगों को स्लेव बनाया गया, उनसे गुलामी करवाई गई वेस्ट इंडीज़ के अंदर में, ब्राज़ील के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ना लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से क्या हुआ, अफ्रीका से कई सारे लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे ढोया गया ब्राज़ील के अंदर में, कैरिबियन कंट्रीज़ में इस चीनी को उगाने के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे कह सकते हो, इससे क्या हुआ, लगभग 1,25,70,000 से भी ज़्यादा जो लोग हैं उनको अफ्रीका से अमेरिका पहुँचाया गया 1501 से लेकर 1867 के बीच में, 1501 से लेकर 1867 के बीच में। और इसी दौरान कई सारे लोग वहाँ पे अमेरिका पहुँचते पहुँचते उनकी डेथ हो गई समुद्र के अंदर किसी न किसी कारण की वजह से, प्लस कई सारे लोगों की और डेथ हो गई। तो पहले ऐसे लोग तो मरे ही, लेकिन उसके अलावा जो बचे लोग हैं उनसे लगातार यहाँ पे गुलामी करवाई गई, गुलाम बना के यहाँ पर ये जो चीनी है उसका प्रोडक्शन करवाया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो स्लेव ट्रेड है वैसे तो अभी अबॉलिश हो चुका है, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है ना, ये ख़त्म हो चुका है। तो ब्राज़ील और इंडिया आज के समय पर, अगर हम करंट समय पर देखें 2023 में भी देखें, तो ब्राज़ील और इंडिया दोनों सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं चीनी के मामले में, ठीक है। आज के समय पर जो दुनिया भर में चीनी बन रही है 30% शुगर डायरेक्टली शुगर बीट से बन रहा है। अब क्वेश्चन ये है शुगर वर्सेस शुगर केन, ठीक है, यानी गन्ने और चीनी में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों भारत के अंदर देखो हर एक को पता है गन्ना क्या है, और हर एक को पता है कि भाई चीनी से बढ़िया गन्ना है ना, सबको पता है भाई आप चीनी बढ़िया है, गन्ना बढ़िया है, तो आपको हर कोई क्या रिकमेंड करेगा, भाई गन्ने का जूस पी लो, वो बढ़िया है चीनी से, ठीक है। एक हमारे पास में ऑप्शन है गुड़ का, जैगरी का, और इंडियन फैमिली मानती हैं कि जो गुड़ है वो काफ़ी बढ़िया होता है, काफ़ी हेल्दी होता है। खाने के बाद अगर थोड़ा सा खा लिया जाए, खाना खाने के बाद में थोड़ा सा गुड़ खा लिया जाए तो इससे डाइजेशन बढ़िया होता है। तो गुड़ के वैसे इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सेलेनियम, मैग्नीशियम वो भी पाया जाता है, बहुत लेस क्वांटिटी में पाया जाता है, तो आपके ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बढ़िया होता है, ऐसा बोला जाता है। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन यहाँ पे आज अगर आप देखोगे तो ये जो गुड़ है या फिर आप कह सकते हो गन्ने का जूस है, इन सब चीज़ों को चीनी ने रिप्लेस कर दिया है। और ये जो रिफाइंड चीनी है, ये रिफाइंड चीनी बहुत खतरनाक है। ये वाइट वाली जो शुगर है, इवन यहाँ पे ये जो वाइट शुगर है ना, इसको आप सर्च करोगे तो इसको वाइट पॉइजन बोला जाता है। ये एग्जैक्टली सफ़ेद जहर है जो कि आजकल हर किसी के घर के अंदर है।
क्योंकि इसके अंदर में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है। इवन यहाँ पे चल लो शुगर केन अगर आप जूस पीते हो, गन्ने का जूस पीते हो, तो थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दियर ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ विटामिन मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं। लेकिन ये जो सफ़ेद वाली चीनी होती है ना, इसको रिफाइन करके बनाया जाता है, और रिफाइनिंग के प्रोसेस में ये एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल, ये जो चीज़ें पाई जाती हैं ये भी ख़त्म हो जाती हैं। तो उस चीनी में कुछ भी नहीं है। और अगर कोई भी एक्सेस में कंजम्पशन कर ले, ज़्यादा खा ले, तो उससे उसको शुगर हो सकता है। शुगर होने के साथ साथ यहाँ पे उसकी देखने की शक्ति खत्म हो सकती है, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, कई सारी जो बीमारियाँ हैं वो बढ़ सकती हैं। इस वजह से यहाँ पे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि भाई जो शुगर है इसका जो आप कंजम्पशन कर रहे हो उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लो, थोड़ा सा कम कर लो। शुगर कंजम्पशन ज़्यादा किसी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। वैसे आप ना ही करो तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप 10 दिन यहाँ पे चीनी को पूरी तरह से लाइफ से कट डाउन कर दो तो आप देखो कि कितना ज़्यादा आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। आप पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकते हो, आज से यहाँ पे ट्राई करके देखना और 10 दिन बाद आपका एनर्जी लेवल देखना, आपके बॉडी में और भी बहुत सारे बेनिफिट्स नज़र आएंगे अगर आप यहाँ पर इस प्रकार से चीनी का कंजम्पशन कम करोगे। वैसे अभी कुछ दिन तक तो वैसे भी नहीं होगा, रीज़न ये है क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है ना, तो इस चक्कर में तो वैसे भी नहीं होने वाला है। खैर, अब बात यह है कि इससे हेल्थ हैज़ार्ड्स क्या हो सकते हैं। हेल्थ हैज़ार्ड पहला डायबिटीज़ हो सकती है, और डायबिटीज़ आपको पता है 2 प्रकार की होती है, आपको मैंने दोनों पढ़ा रखा है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वाली जो डायबिटीज़ होती है, यहाँ पे तो आपको अपने बॉडी में इंसुलिन इंजेक्ट करवाना पड़ता है, ताकि इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन ही क्या करता है, हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। जब इंसुलिन ही सही से नहीं काम करेगा तो हमें एक नया इंसुलिन इंजेक्ट करवाना पड़ेगा टाइप 1 डायबिटीज़ में। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वहाँ पे हमें ध्यान से अपना ग्लूकोज लेवल को हमेशा देखना पड़ता है, और उसके अलावा उसमें चीनी के सब्स्टिट्यूट का यूज़ करना होता है। चीनी के अलावा आप कोई दूसरा शुगर फ्री का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन किया गया। आई होप आपको ये बढ़िया से क्लियर हो चुका है कि एग्जैक्टली ये वर्ल्ड ऑफ शुगर क्या है, दुनिया में शुगर का इतिहास क्या था और आज क्या है सिनेरियो, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगले आर्टिकल पर आएंगे, लेकिन उससे पहले चीनी को लेकर कुछ और सिनेरियोज़ हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा इंडिया जो है कहीं ना कहीं, अगर हम शुगर इंडस्ट्री का स्टेटस देखें भारत के अंदर में, तो शुगर इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है इंडिया में, जिस इंडस्ट्री के ऊपर 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स डिपेंडेंट हैं। लगातार 50 मिलियन जो गन्ना उगाने वाले हमारे किसान भाई हैं वो सब यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर हैं। और 5 लाख वर्कर्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली यहाँ पर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं चीनी की मिलों के अंदर में। अक्टूबर और सितंबर 2021-22 की अगर हम बात करें तो इंडिया कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बन गया था चीनी का, और दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी थे हम शुगर के। अब अगर चीनी का उत्पादन करना है तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें गन्ने की खेती करनी होगी, और गन्ने को लगाने के लिए हमें कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, लगभग 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होगा। बारिश 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए होगी। मिट्टी जो है वो डीप रिच लोमी सॉइल चाहिए। अगर हम बात करें स्टेट्स की, कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने का प्रोडक्शन किया जाता है, तो आज में अगर आप देखोगे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका, ये टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं शुगर केन के। शुगर इंडस्ट्रीज़ को पिछले कुछ समय पर बहुत तेज़ी से एक कह सकते हो हाइक मिली है। उसके पीछे का रीज़न है शुगर सीज़न बढ़िया चला है, एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़े हैं, सरकार की पॉलिसीज़ नई नई आई हैं। पिछले 5 सालों में सरकार ने कई सारा जो पैसा है वो यहाँ पर इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में लगा दिया है। इथेनॉल प्रोडक्शन को इंकरेज किया है। अब इथेनॉल भी यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कह सकते हो गन्ने से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारा शुगर सेक्टर है, शुगर इंडस्ट्री है, वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो की है। क्लियर हो गया दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब ये ब्रिक्स वाला आर्टिकल तो मैंने कल ही डिस्कस किया था, अब ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। खास जो आर्टिकल है वो ये वाला है। ये भी आर्टिकल आज का वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल है। हाउ इज़ द सुप्रीम कोर्ट टैकलिंग जेंडर स्टीरियोटाइप। थोड़ा सा लंबा आर्टिकल है लेकिन कोई बात नहीं, आराम से एक एक करके सारे पॉइंट्स का डिस्कशन हम लोग करेंगे। अभी दोस्तों हाल ही में एक खबर क्या निकल कर आई है, कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कौन है वो, DY चंद्रचूड़ जी हैं। इन्होंने हैंडबुक को रिलीज़ किया। उस हैंडबुक के अंदर में कुछ वर्ड्स का करेक्शन उन्होंने दिखाया है। वर्ड्स का करेक्शन, अब वर्ड्स का करेक्शन मतलब देखो, इंडिया में कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप, आप भी मानोगे ये चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी जो सोच है आज के समय पर वो रूढ़िवादी बनी हुई है, वो कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर महिलाओं को पुरुष से थोड़ा सा कम दिखाते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पे जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये जो हैंडबुक है इसको रिलीज़ की गई है। इस हैंडबुक के अंदर में कई सारे वर्ड्स को करेक्ट करके समझाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं हाउस वाइफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये इनकरेक्ट है, हाउस वाइफ नहीं, इसकी जगह हाउस मेकर होना चाहिए। समझ गए ये बात।
तो इस तरीके से यहाँ पे, और एक वर्ड यूज़ किया जाता है प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट नहीं यूज़ करना है, प्रोस्टिट्यूट की जगह जो इसका ऑल्टरनेटिव वर्ड है वो है सेक्स वर्कर, समझ गए। ऐसे यहाँ पे और भी वर्ड्स हैं, मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस नहीं यूज़ करना है, मिस्ट्रेस की जगह वेमेन विद हुम अ मैन हैज़ हैड रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशंस आउटसाइड ऑफ मैरिज, वो कहलाएगी मिस्ट्रेस, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन की जा रही है। जैसे एक वर्ड यूज़ किया जाता है होर, होर नहीं यूज़ करना है, वेमेन यूज़ करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऑल्टरनेटिव वर्ड्स को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो ये जेंडर स्टीरियोटाइप वाली जो मानसिकता है वो आजकल के समय पर जो देखने को मिलती है वो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल हम वर्ड यूज़ करते हैं सेडेक्ट्रेस, होर, वेमेन ऑफ लूज मॉरल्स, ये सब कुछ वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। हैंडबुक ने यह दिखाया है कि इन वर्ड्स की जगह हमें केवल वेमेन यूज़ करना होगा, वेमेन यूज़ करना चाहिए। इस हैंडबुक ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है कि बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी छोटी सोच है महिलाओं को लेकर, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इनएक्यूरेट हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन सबको ख़त्म करना होगा, कहीं ना कहीं वो हमारे लॉ को भी, हमारे लॉ की डेफिनेशन को भी बेकार कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह स्टीरियोटाइप क्या होते हैं। स्टीरियोटाइप वही यहाँ पर बेसिकली एक ऐसी सोच जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ही छोटी है। अब स्टीरियोटाइप जो थॉट्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे के थॉट्स को, ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो स्टीरियोटाइप है, इसकी वजह से एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेसेस के अंदर में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक प्लेसेस में भेदभाव हो रहा है। और स्पेशली मेल फीमेल में आप भेदभाव देखोगे। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण है, बढ़िया उदाहरण भाई, एक मान लो कंपनी है, मैं आपको एक अलग से उदाहरण देता हूँ। एक कंपनी है, उस कंपनी में एक महिला भी काम कर रही है और एक पुरुष भी काम कर रहा है, दोनों को एक ही काम दिया गया है। अब दोनों को एक ही काम देने के बावजूद जब आप सैलरी में देखोगे तो एक डिफरेंस है, महिला को कम सैलरी दी जा रही है, पुरुष को ज़्यादा दी जा रही है, एक डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जब बात है तो ये वर्क की, ये तो मैंने चलो फ्री बता दिया कि हाँ एक ही काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर महिलाओं को काम जो है ऐसा नहीं दिया जाता है, फीमेल को यहाँ पे बड़े टास्क नहीं दिए जाते हैं। सोचा जाता है, एक थिंकिंग लोग की बनी है यार, बड़े टास्क देंगे, हार्ड टास्क देंगे, फीमेल नहीं हैंडल कर पाएगी, इमोशनल है, ये है वो है ना। तो इस तरीके की यहाँ पर जो थिंकिंग वो हमें ख़त्म करनी है, और इसी के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का जो ये हैंडबुक है वो यहाँ पे रिलीज़ किया है, समझ गए। अब ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, इसका इम्पैक्ट वेमेन के ऊपर क्या पड़ता है, देखो बहुत पड़ता है। इसी की वजह से ऐसे ऐसे वर्ड्स या ऐसी ऐसी सोचों की वजह से कहीं ना कहीं जो गर्ल्स हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड्स की वजह से देखने को मिलता है कि भाई जो पहले वाली सोचें हैं वो क्या बोलती थी कि जो महिला है वो केवल घर के काम के लिए है, केवल वो घर का काम करेगी, बस काम खत्म, फैमिली का ध्यान रखना है, बच्चे का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है, बच्चे का ध्यान रखने का काम एक पुरुष का भी हो सकता है। इक्वलिटी यहाँ पर हमें देखनी पड़ेगी, समझे। दोनों यहाँ पर कह सकते हो गर्ल को एक इक्वल एक्सेस देना पड़ेगा। भाई आप मेल को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हो, फीमेल को भी देना पड़ेगा। ये जो स्टीरियोटाइप वाली थिंकिंग है इसके यहाँ पर थोड़ा सा ओवरकम करना पड़ेगा। सोसाइटी के अंदर में हमेशा मैन को ही एक हाई स्टेटस का पोजीशन मिलता है, वेमेन को क्यों नहीं मिलता। आप देखोगे एजुकेशन में जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है, महिलाओं को या लड़कियों को पढ़ाते कम है, लड़कों को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट देख लो, लड़के ज़्यादा काम कर रहे हैं, महिला यहाँ पर रोज़गार में कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग चल रही है और इसी को हमें कम करना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो स्टीरियोटाइप्स वाले ये चीज़ें हैं ये कैसे हमारी जुडिशियल डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। देखो स्टीरियोटाइप सीधा सीधा इम्पैक्ट करता है किस चीज़ को, इम्पार्शलिटी को। भाई जुडिशरी का मेन काम क्या है? जुडिशरी का मेन काम है इम्पार्शल होकर काम करना, सभी लोगों को इक्वली रहना, सभी लोगों के प्रति, है ना, इक्वालिटी को इंश्योर करना। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे वर्ड्स ऑलरेडी डिफाइन कर दिए गए हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे वर्ड्स जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जो एक तरीके से स्टीरियोटाइप को दर्शा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम हो रही है, समझ गए। तो कहीं ना कहीं जो स्टीरियोटाइप वर्ड है ये इम्पार्शलिटी को इम्पैक्ट करता है। जुडिशरी का मेन काम है भाई इम्पार्शल होकर काम करना, किसी के प्रति कोई झुकाव ना होना, इक्वल तरीके से काम करना, इक्वालिटी को इंश्योर करना। लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाएगी ना जब अगर स्टीरियोटाइप जैसे ये जो सोच है ये बनी रहेगी तो, समझ गए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रिंसिपल है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, उसके अगेंस्ट में चले जाते हैं ये स्टीरियोटाइप। पहली चीज़ आपको ये भी देखने को मिलेगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टीरियोटाइप का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। देखो सबसे पहला प्रकार क्या होता है, स्टीरियोटाइप एक बेस्ड होता है इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। जैसे यहाँ पर देखो कई बार ऐसा क्या होता है, बोला जाता है कि लोगों का इमोशन, फिजिकल स्ट्रेंथ, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से देखें तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो वेमेन है, जो स्टीरियोटाइप वाली जो सोच होती है ना लोगों की, उनका सोचना यह है कि जो वेमेन है काफ़ी इमोशनल होती है, इलॉजिकल होती है,
वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती, जबकि रियलिटी अलग है। रियलिटी ऐसी नहीं है। आप किसी पर्सन को ऐसा जेंडर के बेसिस पर ऐसा कह सकते हो जज नहीं कर सकते, जेंडर के बेसिस पर डिटरमाइन नहीं कर सकते उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके थॉट्स क्या हैं। हो सकता है आपसे कई गुना ज़्यादा बेहतर हो वो लड़की, समझ गए। तो यहाँ पर ये पहला आपको देखने को मिलेगा, ये है एक डिफरेंस, मतलब एक प्रकार। दूसरा जो है स्टीरियोटाइप बेस्ड होता है सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, सोशल अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। उदाहरण यहाँ पर यह है कि जो एक कॉमन स्टीरियोटाइप होता है ना, उसकी सोच यह है कि जो महिला है ना, महिला केवल दूसरों का ख्याल रखने के लिए, बच्चों का ख्याल रखने के लिए, घर का काम करने के लिए यहाँ पर होती है, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। सभी जेंडर्स इक्वली हैं। हो सकता है यहाँ पर देखो पुरुष भी ये काम कर सकता है, ऐसा थोड़ी ना पुरुष को ये काम नहीं करना है, ऐसा कोई मना थोड़ा ना कर रखा है, ठीक है। रियलिटी यहाँ पे अलग है, लेकिन ये काम ऑल जेंडर्स के लिए है। लेकिन आप केवल यहाँ पर कह सकते हो महिलाओं को आपने इस तरीके से डिनोट कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं अगेन स्टीरियोटाइप का दूसरा प्रकार है। तीसरा यहाँ पे और ख़तरनाक है, यहाँ पर सेक्सुअल वॉयलेंस और कंसर्निंग सेक्स को लेकर स्टीरियोटाइप्स भी देखने को मिलते हैं। कई सारे लोगों की सोच ऐसी होती है कि आप वो महिला का कैरेक्टर जो है ना, उसके ड्रेसिंग सेंस की वजह से जज करने लगते हैं कि क्या उसने पहना है। एक वेमेन का कैरेक्टर उसके एक्सप्रेसिव चॉइस के ऊपर यहाँ पर लोग लगाने लगते हैं, जिनकी सोच स्टीरियोटाइप वाली है कि उसने क्या पहना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया ये जा रहा है, एग्जाम्पल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद एग्जाम्पल दिए हैं अपने जजमेंट के अंदर में। एग्जाम्पल ये दिया है कि देखो, मान लो एक स्टीरियोटाइप है, वो क्या सोचता है कि एक महिला, मान लो यहाँ पे उसने कोई क्लोथ पहना है, कोई कपड़ा पहना है जो ट्रेडिशनल नहीं है, हो सकता है उसके हिसाब से वो अलग हो, वो ठीक है, वो ट्रेडिशनल कपड़ा नहीं है। तो क्या अगर वो महिला ने चलो ट्रेडिशनल कपड़ा नहीं पहना है, तो क्या वो विमेन चाहती है किसी मैन के साथ में सेक्सुअल रिलेशन में आना? ऐसा तो नहीं है, वो महिला ऐसा तो नहीं चाहती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसके ड्रेसिंग सेंस की वजह से अगर कोई आदमी उस महिला को टच करता है बिना किसी कंसेंट के, यानी बिना उसके अप्रूवल के, बिना उसके हाँ के आप उसको टच कर रहे हो, तो बोल जाता है ये उसका फॉल्ट है क्योंकि उसने ऐसी ड्रेसिंग कर रखी है। ऐसा नहीं है। जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि जो वेमेन की क्लॉथिंग है, ये कभी भी यहाँ पर ये इंडिकेट नहीं करती है कि हाँ वेमेन ने इसलिए कपड़े पहने हैं क्योंकि वो किसी इंसान को इन्वाइट कर रहे कि वो आके उसको टच करे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगेन क्योंकि यहाँ पर वो सोच, वो जो बनी हुई है ना स्टीरियोटाइप सोच, लंबे समय से चलती हुई आ रही है। तो वेमेन क्लॉथिंग को लेकर भी यहाँ पर यह बात सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की है। इसी चीज़ को लेकर ये हैंडबुक सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ किया और बोला कि हमें ये जो सोच है, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, इसको यहाँ पर कम करना है। ये कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स की जगह हमें दूसरे वर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे टर्म्स लाइक जैसे हाउसवाइफ, चेस्ट वुमेन, मिस्ट्रेस। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत वर्ड्स हैं। ये यहाँ पर एक जो फीमेल का पिक्चर है वो एक बुरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो हैंडबुक है ये गाइड करेगा हमारे जजेस को, लॉयर्स को, हर एक व्यक्ति को कि वो यहाँ पर चेंज हो सके। क्योंकि अभी यहाँ पर सबसे ऊपर से शुरुआत हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे यहाँ पर सोसाइटी के लेवल पर हमें ये इम्प्लीमेंट करना है और इस प्रकार के वर्डिंग्स को यहाँ पे ख़त्म करना है, जिससे यहाँ पे लोगों की आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी जो सोच है वो भी यहाँ पर चेंज हो सके। ये आप देखोगे, ये मैंने सुप्रीम कोर्ट की पूरी रिपोर्ट पढ़ी है और उस रिपोर्ट के अंदर में ये कुछ डेटा मेंशन किया गया है कि जैसे इनकरेक्ट वर्ड, जैसे आज के समय पर बास्टर्ड, एक बास्टर्ड वर्ड यूज़ कर देते हैं, तो बास्टर्ड की जगह हमें बास्टर्ड यूज़ नहीं करना है, हमें उसकी जगह नॉन मैरिटल चाइल्ड, यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स की शादी ना हुई हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे कह सकते हो कैरियर वुमेन, कैरियर वुमेन की जगह वेमेन केवल, चेस्ट वुमेन की जगह वेमेन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट की जगह चाइल्ड हु हैज़ बीन ट्रैफिक, जिसकी तस्करी हुई हो। ये वर्ड्स हमें यहाँ पे ख़त्म करना है। ये वर्ड्स कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत इंडिकेशन दे रहे हैं एक फीमेल को लेकर। जैसे ईव टीजिंग बोला जाता है, ईव टीजिंग को जगह हमें स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट बोला जाना चाहिए, ठीक है। ईव टीजिंग की जगह स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्ड का यूज़ करना चाहिए। फॉलन वेमेन की जगह केवल वेमेन, ठीक है। फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स, इसका जगह यहाँ पर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए। फोर्सिबल रेप की जगह रेप केवल। हार्लेट की जगह वेमेन यूज़ करना चाहिए। हुकर की जगह सेक्स वर्कर यूज़ करना चाहिए। हाउसवाइफ की जगह होम मेकर, समझ गए। इस प्रकार से यहाँ पे लेडी लाइक की जगह यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार की जो टर्म्स दी गई हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जैसे मैरिजेबल एज बोलते हैं, तो मैरिजेबल एज यहाँ पर एक वेमेन जिसकी यहाँ पर एक लीगल एज हो चुकी है, मतलब एक लीगल एज जो कि यहाँ पर शादी के लिए चाहिए होती है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो वर्डिंग्स हैं ये गलत हैं, ये स्टीरियोटाइप वर्डिंग्स हैं, ठीक है। इसकी जगह हमें यहाँ पर ये ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज का यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे, जैसे वॉयलेटेड नहीं, यहाँ पर सेक्सुअली हैरेस्ड, एजॉल्टेड या रेप्ड का यहाँ पर वर्ड यूज़ करना होगा इसकी जगह, ठीक है। स्लट की जगह नहीं, यहाँ पे वेमेन यूज़ करना होगा, समझ गए। तो ये बेसिकली इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर मेंशन करे जा रहे हैं।
इससे क्या होगा, जो सोच है उसमें बदलाव आएगा, सोच में बदलाव आएगा, समाज में बदलाव आएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है वेमेन ओवर इमोशनल होती है, लॉजिकल इलॉजिकल होती है, डिसीजन नहीं ले सकती। ऐसा कुछ नहीं, एक पर्सन का जेंडर ये चीज़ डिटरमाइन नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बताया, जितनी वेमेन होती हैं सभी महिलाएं फिजिकली वीकर होती हैं मेन से, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मेन और वेमेन दोनों यहाँ पर फिजियोलॉजिकल बेसिस पर डिफरेंट है। हाँ, ये थोड़ा बहुत सच्चाई हो सकती है कि जो महिलाएं वो फिजिकली वीकर हो सकती हैं सभी मेन से, लेकिन यहाँ पर एक पर्सन की स्ट्रेंथ केवल वही ताकत के ऊपर नहीं होती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं। कैपेबिलिटीज़ भी यहाँ पर एक चीज़ होती है जो यहाँ पर देखी जाती है। समझ गए? बाकी जो क्लॉथ्स वाला एग्जाम्पल दिया था, देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डेटा के अंदर भी यहाँ पे क्लॉथ्स वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, स्टीरियोटाइप क्या है, रियलिटी क्या है, समझ गए? ऐसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और एग्जाम्पल दे दिया कि काफ़ी महिलाएं, ठीक है, कि लोगों की सोच क्या है, जो छोटी सोच वाला है कि हाँ, महिला अगर अल्कोहल का कंज्यूम कर रही है, शराब पी रही है, सिगरेट पी रही है, तो वो चाहती है यहाँ पर एक मैन के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप, चाहती है कि मैन आके उसको टच करे। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा अगेन नहीं है। ठीक है, हो सकता है वेमेन यहाँ पर अल्कोहल या स्मोक कर रही हो, ठीक है, अल्कोहल का कंजम्पशन कर रही हो, सिगरेट पी रही हो, लेकिन यहाँ पर जो कंजम्पशन हो रहा है ना अल्कोहल तंबाकू का, ये इंडिकेशन ये नहीं है कि हाँ उसकी डिज़ायर है किसी मैन के साथ में सेक्सुअल रिलेशंस को लेकर। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस खाली है क्या कि भाई हमने एक थिंकिंग बना दी है, और वो चीज़ें आजकल ऐसी एज इट इज़ यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही हैं। समझ गए? तो ये सारे के सारे यहाँ पर डिफरेंसेस है। ये कुछ फोटोज़ मैं आपको PDF में के अंदर दे दूंगा, PDF से आप इसको रीड कर सकते हो। now आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो PM मोदी ने यहाँ पर मांग करी है एक सिक्योर डिजिटल इकॉनमी की। हुआ क्या कि आप देख पा रहे होंगे फोटो जो है आपको दिख रहा है ना PM मोदी का, ये G20 डिजिटल इकॉनमी मिनिस्टर्स की जो मीटिंग चल रही थी बेंगलुरु के अंदर में, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस मीटिंग को एड्रेस किया इन्होंने बोला देखो डिजिटल इकॉनमी तेज़ी से दुनिया भर में बढ़ती चली जा रही है। दूसरी चीज़, हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं डिजिटल इकॉनमी जैसे बढ़ रही है उस पर तो फोकस करें, लेकिन जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है उसके ऊपर भी हमें एक मेजर फोकस करना चाहिए। जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स की, छोटे छोटे बिजनेसेस की प्रॉब्लम को टैकल करेगा। हमारे पास में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ करने के लिए प्रमोट करें। तीसरी चीज़, यहाँ पे आप देखोगे इंडिया बहुत तेज़ी से डिजिटाइजेशन कर चुका है। इवन यहाँ पे अगर हम बात करें आधार डिजिटल आइडेंटिटी की, तो हम लोग लगभग 1.3 बिलियन इंडियन सिटीजन्स को कवर कर चुके हैं इस आधार डिजिटल आइडेंटिटी में। तो डिजिटाइजेशन में भारत किस तरीके से ग्रो कर रहा है उसके बारे में PM मोदी ने अभी इस मीटिंग के अंदर में मेंशन किया। इसके अलावा कुछ यहाँ पे खास पॉइंट्स ऐसे हैं नहीं। नाउ आता UPSC के PYQ पर। तो प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन था 2020 का कि भैया बताओ कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो कि कावेरी बेसिन के अंदर में लोकेटेड हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4। नागरहोल नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वाइल्ड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों के तीनों हमारे जो हैं ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ कावेरी बेसिन के अंदर में लोकेटेड हैं। ना दोस्तों, इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।